जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और मेरे साथ आज मौजूद है एम्बेसडर इमरान अली साहब। अब सब वाकिफ है उनसे, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बात अहम है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने की है बहुत से ममालिक में, और बिलखसूस मशरक़ वस्ता में। लास्ट उनकी पोस्टिंग एज एम्बेसडर ओमान में ही थी, और इसी वजह से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इस खत्े की, यकीनन वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल भी है, हम सीखते भी हैं। और ईरान के साथ जो इस वक्त मामला जारी है, कुछ टेंशन का भी है, कुछ मसालेहत का भी है, प्रपोजल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। आज उसी पे हम बात करेंगे। तीन चार बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ट्रंप ने जो ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर दिया कि जी अब हम वहां से शिप्स को रेस्क्यू करेंगे, ताकि वो दुनिया को दिखा सके, अपनी आवाम को दिखा सके कि वो कोई अमेरिका बहुत बड़ा तीर मार रहा है। कुछ लोग उसको कह रहे हैं पसपाई भी है, पीछे हटने का एक तरीका भी है, एक ऑफ रैंप ढूंढ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खतरनाक है, छोटी चीज बड़ी में बदल सकती है। और उधर दूसरी तरफ जो ईरान ने नए प्रपोजल्स भेजे हैं अमेरिका को, जिनमें के पहले वाली ही बातें हैं, मगर काबिल जिक्र बात यह है कि यूरेनियम को इनरिच करने के लिए 15 साल की वो तैयार है कि इसको हम रोक देंगे, 15 साल के लिए इनरिच नहीं करेंगे। जो कि काफी बड़ी एक डेवलपमेंट और कंसेशन है ईरान की तरफ से। अब देखना यह कि क्या अमेरिका इनको भी रिजेक्ट करेगा या कबूल करेगा। और अब दीगर अहम तो मुतालबात तो हैं ही, सैंक्शंस ईरान चाहता है वो निकलें, उसके जो एसेट्स फ्रीज हुए हुए वो भी उसको वापस मिले, वगैरह वगैरह। तो ये दूसरी डेवलपमेंट है। और तीसरी डेवलपमेंट जो है वो यूएई के ऊपर दोबारा से, यूएई का दावा है कि ईरान ने दोबारा से उसके ऊपर अटैक्स मिसाइल्स के किए हैं, जिनमें से कुछ तो वो उनको नाकाम बना दिया, एक शायद समंदर में गिर गया है। तो यूएई सख्त परेशान भी है और गुस्से में भी है। और यकीनन ये एक ऐसा मामला है जो फ्लैश पॉइंट आने वाले दिनों में बन सकता है। और फाइनली ये कि इसराइल की जो कार्रवाइयां लबनान में जारी हैं, सीज फायर के बावजूद, अमेरिका तो किसी हद तक ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन अमेरिका का लैब पालक इसराइल जो है वो सीज फायर को उस तरह से नहीं एक्सेप्ट कर रहा जैसे कि उसको जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इन तमाम अमूर के ऊपर एम्बेसडर साहब आपसे बात होगी। सबसे पहले तो जरा ये ट्रंप की हिकमत अमली क्या है, ये वहां से शिप्स को निकालने की, और अमेरिका को वो हॉलीवुड की फिल्म की तरह रेस्क्यू दिखाने के लिए अपनी आवाम को शायद वो दिखा रहे हैं कि जी हमको बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल सर, एग्ज़ैक्टली यही वो दिखा रहे हैं। वो देखिए नाम भी कैसे, ऑपरेशन फ्रीडम, ब्रिंगिंग फ्रीडम टू द वर्ल्ड, ब्रिंगिंग फ्रीडम टू अ क्लोज़ सी। वो फोर्स 10 गन्स ऑफ नेवरॉन और फोर्स 10 फ्रॉम नेवरॉन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बाकी एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़ डाल दें, पता नहीं क्या-क्या इसमें। सारी एक हॉलीवुड है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने दुनिया को फ्रीडम दिलवाई। अब मसला ये है कि अगर वो अपनी बात पे पूरे उतरते हैं और अमेरिकन नेवल शिप्स, सो कॉल्ड न्यूट्रल टैंकर्स को लेके जाती आती है और उधर माइंस भी पड़ी हुई हैं, उसका रास्ता फ़र्क है। तो कहीं एक वो जिसको बड़ा नाम दिया जाता है मोज़ाइक डिफेंस ईरान का, कि वो इंडिपेंडेंट है, उसमें से किसी कमांडर ने फायर कर दी, कोई नुकसान हो गया, वो रिपोर्ट हो गया, आप ना उसको हाइड कर सके, तो फिर आप ईगो में यू विल वांट टू हम्म। अटैक ईरान और वो हम्म। फिर वो मामला ख़राब हो जाएगा। आज की खबर जो है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से और अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है कि वो कहते हैं कि जी 2 2 हम टैंकर्स को हमने हॉर्मोज़ में से गुज़रवा दिया और नेचुरली वही क्लेम करेंगे कि जी हमारी वजह से ये गुज़रे हैं। लेकिन अब ये इट्स कमिंग टू टू क्लोज़ फॉर कम्फर्ट सर। ये इट कैन गो रॉन्ग। एक छोटी-सी स्ट्रेट है, उसमें से आप गुज़र रहे हैं, तो इवन जी द हाँ, बेस्ट इंटेंशंस कैन गो रॉन्ग। बिल्कुल सर। और मैं इसी वजह से अभी ये जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मैंने उनका जिक्र इब्तदाइये में नहीं किया
कि ईरान ने क्या वो एक शायद वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि ब्रिटिश शिप है उसको अटैक किया है, और फिर ये कि अमेरिका ने ईरान की वो शिप को पहले पकड़ा था, फिर पाकिस्तान के हवाले कर दिया कि, और उसमें क्रू भी था ईरानियन, जो कि एक जेस्चर है काफी अमन का। तो ये डेवलपमेंट्स भी साथ में हो रही हैं, यकीनन ये बड़ी एक टेनुअस और नाजुक जिसे कहते हैं सूरत हाल बनती है। तो वैसे साहब इस पूरी चीज में अमन का जो प्रोसेस है, जो डील होनी है, वो आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ जा रही है अब, जो ये प्रपोजल्स का तबादला हो रहा है, क्या डिप्लोमेसी का एक और राउंड जो है, दूसरा राउंड जो है, वो अनकरीब हो सकता है आपके ख्याल से? उसको बहुत ज़रूरी है जी होना। ये जो इधर-उधर से ये तरसील कर रहे हैं पुराने ज़माने की तरह के हमने पाकिस्तान को दिया, फिर पाकिस्तान को उन्होंने दिया। अब बेहतर है कि ये आके बैठ जाएँ। जो हाँ। पॉज़िटिव डेवलपमेंट्स हैं सर वो ये हैं कि जो ईरान का मेरा ख़्याल है ये 3rd अमेंडेड प्रपोज़ल गया है रिसेंटली जो जी। जो इनडायरेक्ट ये बहुत सही लग रहा है। इस सेंस में सही लग रहा है कि वो पहले कह रहे हैं कि जी सीज़फायर करें, फिर वो कह रहे हैं कि जी ग्रेजुअली हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आप एकदम उनकी पहले डिमांड ये थी कि आप एकदम खोलें जो ब्लॉकेड है। अब वो कह रहे हैं डू द ब्लॉकेड ग्रेजुअली। वो ग्रेजुअली हाँ। की बात कर रहे हैं व्हिच इज़ अ कम डाउन फ्रॉम ईरान क्योंकि पहले तो नॉन स्टार्टर था। और कह जी। रहे हैं कि हम भी जी खोल देंगे। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर अभी नहीं लेकिन हम न्यूक्लियर पे टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, जिसमें जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, उसके दौरान ना हम एनरिचमेंट करेंगे और हम फॉलो करेंगे जो भी एग्रीमेंट होगी। उसके बाद जब वो स्टिपुलेटेड पीरियड खत्म हो जाएगा, तो हमने जो पहले ओमान में बात की थ्री 3.67 की, वो हम उस स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद शुरू करेंगे और हम कभी भी यूरेनियम स्टोर नहीं करेंगे। अब अगर देखें दे हैव कॉल्ड द ब्लफ। अगर वो यूरेनियम स्टोर नहीं करेंगे, आईएईए के इंस्पेक्टर्स हैं, उससे पहले टोटल नॉन प्रोलिफरेशन है। तो ये ज़्यादा मीडिया में ये कैच नहीं हुआ कि ईरान ने बहुत टोन डाउन किए हैं जो अपने मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशंस हैं उनको। तो ये भी काफ़ी बड़ी कंसेशन है न्यूक्लियर इश्यू पे। जो चीज़ वो माँग रहे हैं, जो अमेरिका शायद उसके लिए मुश्किल पड़े, वो कहते हैं कि जी ऑल अक्रॉस पीस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन का 1 महीने के अंदर करें और 1 महीने के अंदर ख़त्म करें आप इस बात। ऑल अक्रॉस पीस करें, साउथ लेबनान में पीस करें और य तीसरा यहाँ तक उन्होंने कह दिया है तीसरे स्टेप में कि उसके बाद हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ अमन और सिक्योरिटी की एग्रीमेंट्स पे बात करेंगे 3rd राउंड पे। अब ये जो हम कहते हैं ऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल तो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है। अब ईरान से जो पहले सर गलती ये हुई थी, वो ये हुई थी कि जब अच्छे भले वो लोग इस्लामाबाद आ रहे थे, आने देते, वहाँ सेकंड राउंड कर लेते, ये चीज़ें वहाँ डिस्कस कर लेते। उसके बाद आप ओमान चले जाते, किसने आपको रोका था? आप रूस चले जाते, आप चीन भी चले जाते, लेकिन वो उस डायलॉग प्रोसेस को ज़िंदा रखना चाहिए था। ये नहीं कि उधर बिटकॉफ और पूछते रहो हूएवर दे आर, हाउसएवर दे आर, वो तैयारे पे बैठे, आने के लिए तैयार बैठे हैं, आपने उनको रोक दिया। तो इसलिए खैर उसको अब भूल जाना चाहिए। आई थिंक अब अमेरिकन्स को और इरानियंस को इस्लामाबाद आना चाहिए। इसको इसकी जो निट पिकिंग करनी है इस प्रपोज़ल की, इसकी फाइनल अंग्रेज़ी थी और मैंने अज़राए तफ़न्नुन आपके साथ हमेशा कहता होता हूँ, अंग्रेज़ी ठीक करने में पाकिस्तानियों का कोई से बेहतर कोई नहीं है। और हमारे इंडियन ब्रदर्स के साथ जितने थिज़ॉरस यूज़ करने आगे-पीछे करना है, सारी ज़िंदगियाँ उनकी बहाल ही वो आगे-पीछे करने में अल्फ़ाज़ के गए हुए हैं। तो इधर आ जाएँ, हम इनकी मदद करेंगे दोनों अंग्रेज़ी में कमज़ोर मुल्कों की और हम इनको इनको ठीक कर देंगे। तो अब आ जाएँ, ये साथ ही ये
हुरमुज के अंदर आप टैंकरों के साथ नेवल शिप्स चला रहे हैं, इधर अच्छाई की बात भी कर रहे हैं, प्रेशर आप पे मिड टर्म्स का भी पड़ रहा है, इधर ईरान पे भी पड़ रहा है। प्लीज गेट योर टिकट्स टू इस्लामाबाद. We will again empty Serena Hotel and Marriott and Islamabad Hotel for you. Again, our people are generous. We will suffer for you, but please come back. हाँ हाँ हाँ, प्लीज कम बैक। आपने मैसेज तो सही दिया डिप्लोमेसी का, मगर मसला ये है ना, देखें इशू उधर ईरान में भी तो है ना। इमरान साहब के उधर भी तो आपको मालूम है कि हार्ड लाइनर्स जो है वो कहते हैं जी डटे रहो, और जो है अमेरिका मुश्किल में है और इसको मजीद मुश्किल में डाले रखो। ये भी तो एक अजीबो गरीब एक सोच जिसे कहते हैं परवान चढ़ी हुई है उधर, और इसलिए इतना आसान नहीं है ये करना। और इधर ट्रंप को भी जैसे आपने कहा, ना सिर्फ ऑफ रैम्प चाहिए बल्कि उसको कुछ दिखाने के लिए मटेरियल भी चाहिए। लेकिन इसी तरीके से ये जेबल अली के ऊपर जो अटैक है, यूएई और उसके ऊपर बहुत कंप्लेन कर रहा है, ये आप क्या समझते हैं कि ये क्या ईरान का सिग्नलिंग है, ये अमेरिका को ही मतलब उसके प्रॉक्सीज के थ्रू या उसके एलाइज के थ्रू अटैक करना है, या ईरान वाकई ये जंग का बढ़ावा फैलाव चाहता है? मेरा ख्याल है जी ईरान जंग का बढ़ावा नहीं चाहता। ईरान भी अपनी तरफ से एक शायद शो ऑफ स्ट्रेंथ ये कर रहा है कि उसने देखा है यूएई ओपेक से भी निकल गया है, जाके न्यू दिल्ली के अंदर ईरान के साथ लड़ाइयाँ भी कर रहा है, इंडिया के साथ मिलके बुरा भला भी कह रहा है। तो उन्होंने सोचा दूसरा ही हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो जी, कोई फॉल्स फ्लैग हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा अल जज़ीरा पे रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन सीएनएन पे और बीबीसी पे रिपोर्ट नहीं हो रहा। मे बी दे विल रिपोर्ट इट लेट, मे बी वो अमेरिका और वेस्ट के इन्फ्लुएंस में एक ब्रिटिश शिप को भी जो है, या दे आर ट्राइंग टू कंफर्म बिफोर वो इसका ज़िक्र करें। तो ये कुछ भी हो सकता है। और अगर ईरान ने किया है तो प्लीज़ ईरान शुड स्टेप बैक। ये अब जो उनके लेटेस्ट प्रपोजल्स हैं उनको ट्रंप आउटराइटली बुरा भला नहीं कह सका। बीच में उसके मुंह से ये भी जुमले निकल आए हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड पीस डील, और इसके मुझे डील का लफ्ज़ बहुत बुरा लगता है लेकिन ट्रंप बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। गिव हिम अ चांस, कॉल हिज ब्लफ। ये सारी दुनिया से छुपाएं मत, ये तस्नीम या अल जज़ीरा के ज़रिए ना करें। अब तो आप अनाउंस कर दें कि जो कुछ आप चाहते थे हमने कर दिया है, अब इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? तो अब ये आ जाएँ तो बेहतर है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, ये ख़त-ओ-किताबत के ज़रिए वो कभी भी हमेशा इन्फीरियर होती है जब आप 2 लोग, ये जब स्पाउसेस की भी कभी लड़ाई होती है, हमारे ज़िंदगियों में गुज़री हुई चीज़ें, तो बेहतर होता है सामने बिठा लें, ये एक का लॉयर, दूसरे का लॉयर, इनको दोनों ही दे आर लाइक स्पाउसेस, इनको दे आर नॉट स्पाउसेस सॉरी, दे आर स्वॉन एनिमीज़, बट दे शुड, हम बैठे हुए हैं, दे शुड कम बैक एंड ईगो असल में हर्ट हो गया है कुशनर का और विटकॉफ का, वो आने के लिए तैयार बैठे थे। वो इन्होंने ना कर दी, इनको नहीं ना करनी चाहिए थी इरानियंस को। एक राउंड करके चले जाते। चलें अब जो भी कुछ हो गया है, द अमेरिकन्स और अमेरिकन्स का जेस्चर सर, आपने ज़िक्र किया अभी, वो जो शिप है और उसके सेलर्स को ईरान को वापस करना पाकिस्तान के थ्रू, समटाइम्स एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो जो ट्रंप तारीफ़ करते रहते हैं हमारे 2-3 असहाब की, उससे बेहतर है ये जो जेस्चर है, इट मीन्स अ लॉट। और ये अभी तक किसी ने, लोगों ने पिक नहीं किया कि इसकी बहुत वैल्यू है फॉर द यूएस इस तरह करना। और मैं बहुत विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सर रज़ा कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान ने कहा होगा। पाकिस्तान ने कहा होगा कि ये आप वापस करें, और चीज़ों पे तो अमेरिका पे नहीं चलती, यहाँ शायद चल गई कि भई आप वापस करें इस चीज़ को। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान का रोल एक मीडिएटर का भी है, और यकीनन ये एक गुडविल जेस्चर भी है।
और मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्शंस जो होते हैं वो दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जरा फिर ये यूएई के ऊपर जो हमले हैं जारी, आप क्या समझते हैं ये क्यों हो रहे हैं? ये क्या मैसेज ईरान देना चाह रहा है? ईरान शायद जी ये कहना चाह रहा है कि आप नेवल वेसल्स लेके जा रहे हैं, देखिए हम आपके एलाय को हिट कर रहे हैं। यानी कि ईरान भी इतना टेम्परेचर रेज़ नहीं करना चाहता कि कोई आर्मेगेडॉन हो जाए और ये अटैक कर लें। दे आर नहीं करना चाहिए। ये वो सेकंड बेस्ट कज़न को हिट करके ये बताना चाह रहे हैं कि जी वी हैव द एबिलिटी टू हिट, और वो बच ही गए हैं, कोई नुकसान माली नहीं हुआ और बाकी चीज़ें नहीं हुई, जानी नुकसान भी नहीं हुआ। तो मेबी इट्स सिग्नलिंग, बट दिस सिग्नलिंग कैन बी वेरी डेंजरस। इट कैन एक्सप्लोड इन फायर। जी। बिल्कुल, ये खतरा तो है और सिग्नलिंग से ज्यादा ये है कि उधर जो यूएई का भी मिजाज और गुस्सा और फिर इसराइल उसके साथ है। जैसे आपको मालूम ही है मेजर साहब के इसराइल तो चाहता है कि ये मामला जो है खत्म ना हो, ठंडा ना हो, बल्कि टेम्परेचर ऊपर ही चलता रहे जब तक उसके अहदाफ हासिल ना हो जाए। तो ये एक बड़ी अहम ट्वीट भी है यूएई के हवाले से। राशिद अल मखतूम जो रूलर है मेरे ख्याल से दुबई के, तो ये ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, नाज़रीन को भी दिखाते हैं, बड़ी मानी खेज है, जिसपे कि वो गालिबन कुछ यूं लग रहा है कि थोड़े से वो भी नाला है द वे अबू धाबी इसको हैंडल कर रही है पूरी चीज को। तो ये जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे ट्वीट, अब ये हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। शेख मोहम्मद तो उन्होंने कहा कि जी द ऑफिशियल हु डज नॉट स्ट्राइव फॉर द सक्सेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स इन द होमलैंड इज नॉट ट्रस्टवर्दी। अब पता नहीं केड़ा ऑफिशियल है ये। तो जैसे पाकिस्तान में आपको पता है ना कि वो स्केप गोट्स बना देते हैं अफसरों को अक्सर, कहीं आग लग जाए कुछ हो जाए तो किसी निचले 18-19 ग्रेड वाले को पकड़ के इंक्वायरी करके। तो अब पता नहीं है किस बिल्कुल, ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। अगर तो ये सीनियर लेवल की बात कर रहे हैं फिर तो इट इज यू नो जिस एक तरह आपने फरमाया जी, अबू धाबी वर्सेस दुबई, दुबई। फिर तो लग रहा है अगर सीनियर्स की बात कर रहे हैं तो। जी। हम्म, तो इनका ये पावर की क्या डायनामिक्स है यूएई के अंदर? अब्बासी साहब, क्या ये क्या फैसला साजी कैसे होती है, चलती किसकी है फिर? मतलब बाकियों से भी तो मशावरत होती होगी ना, दुबई हाँ जी, शारजा वगैरह से। दुबई दुबई इज़ द अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी। दुबई की और अबू धाबी की हिस्ट्रीज़ फ़र्क हैं। कुछ का ताल्लुक अगर ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर, कुछ का एक ग्रेटर ओमान होता था, फिर वो उसमें से निकले। फिर इनकी लीडरशिप की भी आपस में चलती है। मे बी हो सकता है कि जो दुबई में लॉसेस हुए हों, दुबई ये ना चाहता हो कि ये जंग मज़ीद आगे जाए, या हो सकता है अबू धाबी को रिस्ट्रेन करना चाहता हो, इनडायरेक्टली कह रहा हो, सामने ना कह सकता हो। इनमें दे आर अ मोनार्की जी, बट दे आर प्रिटी बहुत काफ़ी इंडिपेंडेंट, और समटाइम्स कंपीटिंग इंटरेस्ट भी होते हैं, और लगी-लिपटी थोड़ी बहुत चलती रहती है, बट वो वैसे ओवरऑल नहीं है, नहीं आम तौर पे सामने नहीं आते। तो ये पहली दफ़ा इस जंग के दौरान लग रहा है कि कोई इंटरनल टर्मॉइल भी है, और शायद ये सब सिग्नल है अबू धाबी के लिए कि वो भी थोड़ा-सा रिस्ट्रेन करें, और वो इट्स अ कंप्लेंट ज़्यादा कुछ दिनों में सामने आएगी इफ दिस इज़ समथिंग सीरियस, और इट सिग्नल्स, इसकी सिग्नलिंग है। तो ये भी हो सकता है, अगर कोई ब्रॉडर लें, अब अरबिक लैंग्वेज का कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। ये लग तो इंटरनल रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है इशारतन इशारतन ये ममालिक की आपस में कोई नोक-झोंक से ना ताबीर किया जा सके। तो ये तो कोई अरबिक का एक्सपर्ट ही बताएगा हाँ, बिल्कुल जी, हमें ये कि तो ऐन ऐन मुमकिन है कि और इसका भी शायद कोई वो हो मतलब यकीनन ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मगर आप ये बताइए मेज़र साहब के आप क्या समझते हैं कि
ये यूएई का जिस डायरेक्शन में, मैं इसके ऊपर काफी मुख्तलिफ साथियों से, दोस्तों से बातचीत होती रही है कि यूएई की जो अब ट्रेजेक्ट्री है वर्सेस सऊदी अरेबिया की, अब उसमें बड़ा एक, जैसे कहना चाहिए, वो क्लीवेज आ गया है, दोनों में बहुत फर्क है। और यही लगता है कि यूएई ने अपना रास्ता चुन लिया है कि उसने इसराइल और इंडिया के साथ जो है एक पूरा एक कैंप बनाकर उसमें जाना है। और सऊदी अरेबिया की ऑब्वियसली एक फर्क है। चैटम हाउस जो यूके में बड़ा मशहूर थिंक टैंक है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़ा परेशान है यूएई की इस डायरेक्शन से और इसराइल के इस बढ़ते हुए इंग्रेस से रीजन के अंदर। तो यूएई क्या, ये जो फैसला है यूएई का, ये यूएई को लॉन्ग टर्म में फायदा देगा या उल्टा और मुसीबतें खड़ी कर देगा? एक दफ़ा आपने ज़िक्र फरमाया था कि वहाँ इज़राइल का इन्फ्लुएंस भी है और इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हैं, जी एक्सपैट्रिएट्स हैं, अच्छी पोज़ीशंस पे हैं। जी जी, ये भी हो सबसे बड़ा सकता है, ग्रुप है। जी। बहुत बड़ा जी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अरब कंसेंसस के खिलाफ जाएगा ये। हम्म। अरब कंसेंसस सूनर और लेटर ही जंग खत्म होगी। लोगों ने इसके बारे में अब सोचना शुरू कर दिया है कि पोस्ट वॉर मिडल ईस्ट कैसा होगा। जो एक अरब कंसेंसस होगा, सऊदी अरेबिया अ, जैसा भी हो, इट्स द लार्जेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री, तो उसके खिलाफ जाना ज़िद में, आई थिंक ज़िद और एक किस्म का, सॉरी टू यूज़ अ वेरी कॉमन फ्रेम वर्ड लाइक जेलसी, कि हम्म। ये अब हमारे करीब लिबरलाइज़ेशन और इकोनॉमिक हब और सर्विसेज़ हब और डेवलपमेंट हब इन इसमें आ रहे हैं। आई थिंक बोथ ऑफ देम कैन कोएग्जिस्ट। लेकिन यूएई ने फैसला किया थोड़ा-सा, उनका जो एक हमीयत है, वो भी लेट डाउन हुई है कि सऊदी अरेबिया को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी मोनार्कीज़ के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, कि दे वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली और बेटर। तो उन्होंने सोचा कि हम ज़रा इनको सबक सिखाएँ, और कोई इसका राइम और रीज़न नहीं बनता जब तक यूएई और सऊदी अरेबिया एक साथ होते थे इन पॉलिसी। अरब लीग भी बेहतर थी, जीसीसी भी बेहतर थी, ओपेक ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दी है, यूएई अंदर रह के भी कह सकता था, तो ओवरऑल ज़्यादा सिक्योरिटी थी। अब इस रास्ते पे जाना, अब देखिए, अगर ये खबरें सही हैं इन पे अटैक की और इनसे पहले अटैक्स की, तो ये देखना चाहिए कि इज़राइल ने क्या इनको बचाया, वो डोम दे दिया, क्या उस डोम से कोई इंटरसेप्ट्स हुए हैं? क्या इंडिया ने आके कोई हेल्प की है? सामने आके क्या हैज़ इंडिया मैनेज्ड टू डू एनीथिंग? इसके मुकाबले में अगर ये सऊदी अरेबिया और कतर और बाकी जो इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं, और अब तो उनमें टर्की का नाम भी लिया जा रहा है, उनके साथ रहें, और टर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो इनका ईगो है, जो इनकी एक नेशनल प्लेस है मिडल ईस्ट में, हमें वो देनी चाहिए यूएई को। पाकिस्तान शुड मेक एन एफर्ट। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको, आपके प्रोग्राम की वसातत से सजेस्ट किया था कि हाई लेवल विज़िट पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया हो, एक्सेप्ट ना कर रहे हों, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ज़रूर जाएँ। हमारे ऑल्दो वो ऑक्यूपाइड हैं मीडिएशन में, हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो यूएई का जा सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ उनकी मिलिट्री के साथ भी। लेकिन रॉयल फैमिली को यूएई की अप्रोच करना चाहिए हमें, क्योंकि ये पाथ फिर इंस्टेबिलिटी लाएगा, फिर मिडल ईस्ट में ही आके खड़ा हो जाएगा। हमारे तो मैसेज साहब बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं। देखिए, हमारी तो जो एलिट्स हैं वो तो यूएई की रॉयल फैमिली के साथ बड़ी, उनकी पुरानी, मतलब सियासी बिल्कुल। एलिट्स की भी और ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स की भी, मतलब सिविल मिलिट्री जो है। देखे ना, जरदारी साहब, तो उनका बेनजीर भुट्टो भी वहीं रहती थी, उनकी बेटी बख्तावर जो है वो भी यूएई में रहती हैं, उनका उनकी घर जायदाद है। इसी तरह शरीफ खानदान का भी यही सूरत हाल है। इमरान खान से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में।
और मतलब ये 70s का एक रिश्ता है, तो इतनी जल्दी तो वो क्रैश नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो मिसगिविंग्स हैं, हमें उनके ऊपर थोड़ी-सी उनको यकीन दहानी और वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बताइए कि जो असल बात जो मैं जिस पे आना चाहता हूँ, वो ये कि क्या यूएई विल एक्चुअली किसी पॉइंट के ऊपर उसको ये समझ आ जाएगी कि अरब सॉलिडारिटी ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप इज़राइल के एक आउटपोस्ट बन जाएँ। जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म में तो वो होगा, उसको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन अभी आर दे ओपन टू सजेशन? अब मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। मैं उन लोगों में से था जिनको होप था कि इफ दे वुड बी ओपन टू सजेशन, बट अब तो एंगर बहुत सख्त लग रहा है। अब हम्म। तो देखें उनके एंगर को भी हमें पता नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको किस सेंस में हमें उसको रखना पड़ेगा। लेकिन मैं पाकिस्तान के ये जो है हमारे जो एलीट हैं जो मीडिया में है, सोशल मीडिया में, बाकी प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को टोन डाउन रखें। लैंग्वेज बहुत मैटर करती है यूएई में। प्लीज़ ये जो आप फ़ॉल्स ब्रेवाडो के साथ जो बातें करते रहते हैं, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। लास्ट टाइम भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो नीचे बड़े लोगों ने लिखा कि आप तो जी एंटी पाकिस्तान हैं, यूएई तो हमारे खिलाफ है। हमारे बड़े-बड़े लोग हैं जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, यूएई को राइट ऑफ कर दो। भई, यहाँ किसी के कहने से कोई राइट ऑफ नहीं होता। आपकी जिस तरह आपने फरमाया था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 21 लाख लोग हैं और छोड़ दें रेमिटेंसेस को। आप कम से कम ये तो देखें कि वो कितनी लाइवलीहुड्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं। और वो बिल्कुल आपने जी। बिल्कुल सही फरमाया था कि वो जो एक रिपोर्ट थी न्यू लाइन्स की शायद किसी की, वो जी। एग्ज़ैजरेटेड थी, इतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ के लोगों से बात हुई है। इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वीज़ाज़ में डिस्क्रिमिनेशन है। वो आई एम श्योर अगर आप बात करें, हमारी गवर्नमेंट बात करे, कुछ कंसेशंस दे। हमने तो यहाँ तक सुना था कि कोई मेजर इन्वेस्टमेंट थी उनकी पीआईए में, बाकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इधर-उधर से सुनने में आती थी। तो अब ये तो गवर्नमेंट को बेहतर पता होगा, लेकिन जनरल पॉलिसी शुड बी टू एक्ट with generosity, with grace, with dignity and embrace यूएई। जो मर्ज़ी नीचे आप लिखते हैं, कमेंट्स कर लें, ये हकीकत है और यही सेन पॉलिसी है। बिल्कुल जी, सेम पॉलिसी एब्सोल्यूटली आपने दुरुस्त बात कही और मेरे ख़्याल से ये हमारे हमारे सियासी लोग जो हैं, जो अक्सर इस तरह की जज़्बातियत भी फैला देते हैं और मीडिया प्रोफ़ेशनल्स स्पेशली सोशल मीडिया पर, दे शुड एक्सरसाइज़ सम रिस्ट्रेंट क्योंकि हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सर बिल्कुल मैं आपसे वसअत एहतराम रेमिटेंस भी मैटर करते हैं मतलब हमें 2-2 3-3 अरब डॉलर के लिए उधर भागना पड़ता है, यहाँ पे हमारे लोग सब कुछ भेज रहे हैं, तो कदर करनी चाहिए ना इसकी हमें। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जो है हर बार आईएमएफ के पास पहुँच जाएँ छोटी से छोटे मसले के लिए। तो जब एक हमारे पास इतना बड़ा एसेट अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सूरत में है, तो व्हिच वी कैन यूज़ जी, इन द कई लोग जी रज़ा 5 बिलियन का फ़िगर डालते हैं, वो मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा था कि हाँ। एक इंसानियत का पहलू भी है और जी, ये भी जी, है, एग्रीड, ये रियल एग्रीड। पॉलिटिक का भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अग्रीड जी, बिल्कुल। हाँ जी, 5 बिलियन बिल्कुल आपने सही कहा जी 4 से 5 बिलियन डॉलर्स जो देखें, हैं, वो सालाना रिसेंट सालों में यूएई से रेमिटेंसेस आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई के और गल्फ के रेमिटेंसेस 52% है टोटल का सर। इस साल भी जो हमारी वो एस्टिमेट है, वो 41 बिलियन डॉलर्स का है। और अब ये फॉरेन एक्सचेंज ना हो तो अब ये हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे आए हमारे इकोनॉमी कैसे चले और बल्कि लोगों की कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं वो कैसे बरकरार रहें ये हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि इसको इतना वो नहीं करना चाहिए लाइटली नहीं लेना चाहिए तो और सर हमेशा आखिर मैं में हमेशा मैं मैं चाहता हूँ कि
चंद ही मिनट रह गए हैं, हाँ जी। आपसे थोड़ा सा पूछें इस मामले में कि क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की ये कोशिशें हैं, अगर ये नहीं रंग लाती, जो कि अक्सर एक बड़ा जिसे कहना चाहिए खदशे का इजहार किया जाता है, तो कहते जी पाकिस्तान कोई बहुत रिस्क ले रहा है। अब ये मैं ज़ाती तौर पे इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आप चूंकि आप एम्बेसडर हैं, बड़े अफसर हैं इसलिए आपसे पूछना बड़े ज़रूरी है। अफसर आप हैं। तो तो मतलब ये अ, कि जी पाकिस्तान को बड़ा रिस्क है, ये अगर नाकाम हो गए तो नुकसान होगा, पाकिस्तान का तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान का मीडिएटर नहीं बनना चाहिए था। मतलब बहुत सारे लोगों की भांत-भांत की बोलियाँ। आई पर्सनली फील कि इससे कोई नुकसान कुछ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का स्टॉक कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात है, नाकाम हो तो हमने कोशिश की थी और वो रिकॉर्ड पे तारीख में दर्ज हो जाएगा कि सीज़फायर करवाया था और पूरी कोशिश की थी। लेकिन आप क्या समझते हैं एज़ ए डिप्लोमैट, और इस बारीकी में कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है अगर ये कामयाब ना हो मीडिएशन का सिलसिला? जी, जी, बिल्कुल, एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हुँ, नुकसान सिर्फ़ इस सूरत में हो सकता है कि अगर एक अटैक हो गया ईरान के ऊपर, तो ईरान के लोग ये समझेंगे कि पाकिस्तान का यूएस पे इन्फ्लुएंस नहीं था, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस था, यूएस के ऊपर नहीं था। ये एक मिसपर्सीव्ड परसेप्शन होगी, लेकिन ये कह सकते हैं वो कि जी आप अमेरिका को नहीं रोक सके, आप तो मीडिएशन करा रहे थे। तो हमारे हक में ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि अगर ये काइनेटिक बाकी चीज़ें शुरू हो जाएँ। पाकिस्तान को कल ऐलान करना चाहिए सुबह कि वी इनवाइट द यूएस एंड ईरान टू कई दफ़ा चुप से देयर आर टाइम्स व्हेन यू शुड बी क्वाइट, देयर आर टाइम्स व्हेन यू शुड स्टेट फैक्ट्स कि अब हम दोनों को इस टेंशन से बचाने के लिए पाकिस्तान इनवाइट कर रहे हैं, ताकि आप ऑन द रिकॉर्ड हों कि आपने इवन हैंडेड किया, आपने किया भी है। अमेरिका ने आपके थ्रू उनके सेलर्स जानेब भिजवाई हैं। तो खतरा सिर्फ़ उस सेंस में है, और वो भी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। अब तक ईरान को पता चल गया है कि हमने जो जी तोड़ कोशिशें कर सकते थे, पीस के लिए की हैं। सऊदी अरेबिया को पता चल गया है, एक क्वाड्रुपल सा 4 लोगों का अलायंस है, उनको भी पता है। पाकिस्तान के उन लोग ममालिक को भी पता है जो सामने नहीं आ रहे, चीन को, रूस को, यूरोपियन यूनियन को पता है कि पाकिस्तान बेचारा अकेला ही लगा हुआ है, और तो किसी का नाम सामने नहीं आता। तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक सिर्फ़ आपको चीज़ कहना चाहता था, आपके प्रोग्राम से एक ही किस्म का एक ड्रम है जो मैं बीट करता हूँ। ये जो पाकिस्तानी है ना, ये जो पाकिस्तानी सफारत खाने में बड़ी-बड़ी बीएमडब्ल्यूज़ और झंडे लहराती हुई शॉफर ड्रिवन गाड़ियों में जो गल्फ़ में फिर रहे हैं, उनको चाहिए कि ज़रा 6 बजे अपनी एम्बेसियों को तो खोलें, जहाँ जब गर्मी शदीद होने लगी है, यहाँ लोगों को बाहर ज़मीन पे ना सोने दें, उनको बुलाएँ अंदर। एक इंसान की सुबह 6 बजे ड्यूटी लगाएँ, जो आपकी एम्बेसी खोले, पानी पिलाए। ज़रा सफ़ीर साहिबान को चाहिए कि तपती धूप में जाके डेमोंस्ट्रेट करने के लिए किसी को पानी पिलाएँ, उनको अंदर लाएँ, उनकी फ़ैसिलिटी करें। जो ये पासपोर्ट्स के लिए उनको मुसीबत में आप डालते हैं, एम्बेसडर्स शुड themselves check whether any inhuman treatment is being done there and on Nadra। ये जो फिगर आपने बताया 5 बिलियन का यूएई से सऊदी अरेबिया गल्फ मिला के 10-15 बिलियन भी अगर होता है, मैं गेस कर रहा हूँ। तो जी आपके फ्यूल, गाड़ियाँ, पक्स जो है ना, वो उस आबलापा पाकिस्तानी की वजह से हैं। इसको ज़हन नशीन कर लें। आप पे आसमान से अब पैसे नहीं गिर रहे। तो प्लीज़ उनकी भी कोई भलाई करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, एब्सोल्युटली। और ये आपका क्लिप हम जो है पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, जो है मुत्तल्लिका अ, अफ़राद और हुकाम। वेरी इंपोर्टेंट एडवाइस। एंड इसके साथ ही अब्बास साहब, थैंक यू सो मच आपकी आमद का, हमेशा की तरह। और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे, क्योंकि ये जिस तरह से फ़ास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गाहे-बगाहे आपकी हमें रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसके साथ ही नाज़रीन से भी इजाज़त माय लेते हैं। प्रिविलेज सर। जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच जी, थैंक यू सो मच।